नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष के खेमे में जो आजकल चल रहा है, उससे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों परेशान हैं। दोनों के बीच बातचीत चल रही है, मीटिंग का दौर चल रहा है। कांग्रेस में काउंटिंग की जा रही है कि हमारे कितने नेता, सांसद हमारे साथ खड़े रहेंगे, कितने सांसद ऐसे हैं जिनके पलटने के चांसेस है और कितने ऐसे हैं जो अभी से ही विपक्ष में नहीं हैं बल्कि एनडीए के तरफ वोटिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये दौर इसलिए सिर्फ नहीं है कि केवल विपक्ष में कांग्रेस के सांसद पलटने वाले हैं और कांग्रेस के सांसदों के अंदर परेशानी है इस बात के लिए कि राहुल गांधी के पीछे चले या फिर मोदी के पीछे चले, क्योंकि पीएम मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसके कारण विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। विपक्ष में स्थितियां ऐसी हो गई कि कुछ पार्टी के नेता, यानी कि जो उसका लीडर है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तो विपक्ष के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा, लेकिन पार्टी के अंदर भी भगदड़ मची हुई है और इसी वजह से आंकड़े बदल रहे हैं। हर रोज आंकड़े बदल रहे हैं। 2-3 दिनों के अंदर ऐसे उलटफेर हुए हैं जिसकी वजह से जो अभी ये बी सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी पार्टियों के अंदर भी विस्फोट है और वो भी पलटने वाले हैं। जैसे शरद पवार की बात की जा रही है, अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुआ, प्रचार तेज होगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से एनडीए के नेताओं से बातचीत की गई, संसदीय दल के नेताओं से, यानी कि जितने सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा में, सबके साथ पीएम मोदी की बातचीत हुई संसद परिसर के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधा कृष्णन अपना प्रचार अभियान भी चलाएंगे और उनके अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकली इतने पिछड़े हुए हैं कि केवल अपने नेताओं के ऊपर ही भरोसा है। वो इतने सालों से तमिलनाडु की राजनीति कर रहे हैं, 4-4 दशक थे, उनके भी अपने बेहतर संबंध विपक्ष के नेताओं के साथ है। और यही कारण है कि आज आंकड़े ऐसे बदल रहे हैं कि लगभग 48 सांसद जो विपक्ष में बैठे हुए हैं अब सत्ता पक्ष अंदर और मोदी के साथ खड़े हुए नजर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां बदली है। राहुल गांधी की परेशानी इस बात के लिए है कि वोटिंग में आंकड़े कम होंगे और जितने कम होंगे उतनी ही फजीहत होगी। इसलिए यात्रा छोड़ के वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारी भी भूमिका है और वो बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। और दूसरे पार्टी के जो विपक्ष की पार्टियां हैं और तीसरे स्तर पर जो एनडीए का हिस्सा है, इन लोगों के खिलाफ भी अभियान चला रहे, तोड़ने की कोशिश है। क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के साथ सबसे पहले तोड़ने की कोशिश आंध्र प्रदेश में की गई। कहा गया कि ये जगन मोहन रेड्डी आखिरकार एनडीए को समर्थन क्यों दे रहे हैं, जबकि एनडीए का उम्मीदवार आंध्र प्रदेश से नहीं है। ये जगन मोहन रेड्डी के बारे में उन्होंने कहा और कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा गया कि जगन मोहन रेड्डी को अब सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी पहले से ही मन बना चुके थे। ये केवल पीएम मोदी के साथ नजदीकी की बात नहीं है, कांग्रेस से नफरत की भी बात है। जगन मोहन रेड्डी के साथ कांग्रेस ने जो किया उसके कारण वो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। जितने महत्वपूर्ण बिल देखिए लोकसभा में या राज्यसभा में, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी या तो एनडीए के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है, या तो उनके सांसद वोटिंग से बाहर हो जाते, कांग्रेस का साथ नहीं देते। क्योंकि यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में उनकी बहन शर्मिला को भेजकर उनके साथ ही विश्वासघात किया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन के बीच पहले ही पॉलिटिकल एजेंडे, मुद्दे और क्षेत्र को लेकर समझौता हो चुका था कि हम आंध्र प्रदेश की राजनीति में रहेंगे,
और वाईएस शर्मिला जो उनकी बहन है वो तेलंगाना की राजनीति करेगी, यानी तेलंगाना में जो वाईआरएससीपी होगी वो वाईएस शर्मिला की होगी और इधर जगन मोहन रेड्डी की। लेकिन कुछ समय के अंदर ही यह आंध्र प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने दांव चला, परिवार में फूट डाला और वाईएस शर्मिला को अपनी पार्टी में लाया, फिर आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बना दिया। इसके कारण भी जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से गुस्से में रहते हैं कि इसने हमारे परिवार को ही तोड़ फोड़ कर ये अपने रोटी सेकने की कोशिश की। इसलिए जगन मोहन रेड्डी पलटे नहीं हैं। उनके 11 सांसद एनडीए के साथ हैं, वो विपक्ष में हैं, वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ नहीं है। ये उम्मीदवार चंद्रबाबू नायडू का नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री मोदी का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के तौर पर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ दिए और उनके 11 सांसद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के समर्थन में रहेंगे। उसी तरह ये राहुल गांधी की टीम ने चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने की कोशिश की कि देखिए ये जो चल रहा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये इस विवाद में आपको तो कम से कम अपने प्रदेश के उम्मीदवार के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो एनडीए का हिस्सा है, उनका स्टेक है केंद्र सरकार के साथ, उनके मंत्री हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है। वो कैसे पलट सकते हैं, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये राहुल गांधी के पार्टी के सपोर्टर जितने उनके विपक्ष के दूसरी पार्टियां हैं, उनके अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। शरद पवार नॉमिनेशन में तो चले गए हैं और त्रिशूरी सीवा भी नॉमिनेशन में चले गए डीएमके के, ये संजय राउत भी नॉमिनेशन में चले गए यूबीटी के। लेकिन इन लोगों को भरोसा नहीं है कि शरद पवार की पार्टी के सारे नेता क्या विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के साथ चले जाएंगे। यह संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो चुनाव प्रचार शुरू ही नहीं हुआ है। और जिस तरह से राधा कृष्णन ने सीधे तौर पर कहा है, वैचारिक, व्यक्तिगत और फिर पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार चुनाव लड़ेंगे। मतलब गवर्नर वो महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र की पार्टियां चाहे यूबीटी हो, जो संजय राउत अभी नॉमिनेशन में गए हैं, सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र से जब कैंडिडेट बनाया गया था राधा कृष्णन को, तो उस समय शुभकामना दी थी और कहा था ये महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के गवर्नर को उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया है। उनको जीत की शुभकामना दे रहे थे और अब इधर सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन में भी पहुंचे हैं। लेकिन ये तो पक्की बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्थितियां बदल रही है, उसमें यूबीटी का एक भी वोट ये सुदर्शन रेड्डी के तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सीपी राधाकृष्णन के तरफ जाएगा। उसी तरह शरद पवार की पार्टी में भी हाल यही है। शरद पवार भले ही ये जा रहे हो नॉमिनेशन में, लेकिन उनकी पार्टी के नेता नहीं जाएंगे। वो तो वोट देने के लायक नहीं है, वो राज्यसभा में भी नहीं है। लेकिन राज्यसभा में जो उनकी पार्टी के 2 नेता हैं, उसमें से एक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा में तो सब के सब ये राधा कृष्णन को वोट देंगे। एक जो फौजिया खान है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अगर बाहर में कह भी दे, पार्टी के नेतृत्व की बात मान भी ले, तो वो सुदर्शन रेड्डी को वोट दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की दूसरी पार्टियां तो साथ में ही हैं। लेकिन तमिलनाडु में बड़ा खेल हो रहा है। जो आंध्र दाव ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के कुछ ऐसे ही कॉन्स्पिरेटर नेताओं ने चला कि आंध्र प्रदेश का दाव चलो, क्योंकि वहां जगन मोहन रेड्डी तो है ही और साथ ही चंद्रबाबू नायडू को भी कंफ्यूज किया जाए। लेकिन ये कंफ्यूजन में डीएमके चली गई है। ये तमिलनाडु की जितनी पार्टियां इंडी अलायंस में है, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस का वोट नहीं देंगे, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। और ये कार्ति चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, या पी चिदम्बरम जो राज्यसभा में, ये दोनों ही वोट नहीं देंगे इस पार्टी के नेता को, क्योंकि वो दोनों भी अपने तमिलियन और तमिल प्राइड के नाम पर वोट देने वाले हैं राधा कृष्णन को ही। और आजकल जो कार्ति चिदम्बरम बार बार मुलाकात कर रहे हैं, 2 बार मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई है किसी न किसी कारण को लेकर। और चिदम्बरम भी पिछले दिनों
अलग अलग समय में उलटते पलटते रहे हैं, उन पर भरोसा कांग्रेस को भी नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी जो एमडीएमके है, सीपीके है, ये दोनों पार्टियां भी सीधे तौर पर राधा कृष्णन को वोट देने वाली है और इनके 3 सांसद हैं ये दोनों पार्टियों को मिलाकर। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी पैदा हुई है डीएमके के अंदर, क्योंकि अभी जो ये आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है उससे तमिलनाडु में डीएमके के अंदर यह चर्चा चलने लगी है कि क्या हमें वोट देना चाहिए सुदर्शन रेड्डी को। अगर हमें वोट उपराष्ट्रपति के चुनाव में उस व्यक्ति को देना है जो कि जीत नहीं सकता, तो उससे बेहतर है कि अपने राज्य के उस कैंडिडेट को दें जिसके साथ हमारा भविष्य में भी बेहतर संबंध हो, बेहतर समायोजन हो। और इसलिए राधा कृष्णन तमिलनाडु में भी जाएंगे, डीएमके के नेताओं से भी मिलेंगे और जो तमिलनाडु के एक एक वोट, लगभग ये माना जा रहा है कांग्रेस के 1-2 वोट को छोड़ दीजिए तो ये तमिलनाडु का वोट कभी भी ये सुदर्शन रेड्डी को नहीं जाएगा। डीएमके के नेता आपस में ही कंफ्यूज हैं और इस बात के लिए कहा जा रहा है, पार्टी के अंदर से बताया जा रहा है कि देखो इसमें व्हिप जारी तो किया नहीं जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से वोटिंग करो, हम मजबूर हैं क्योंकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन है और अच्छे संबंध हैं स्टालिन का राहुल गांधी के साथ। तो ऐसी स्थितियों में हम बाहर में दिखाई पड़ेंगे, साथ में घूमेंगे, साथ में रहेंगे, नॉमिनेशन में जाएंगे, लेकिन वोटिंग के लिए चूंकि व्हिप जारी ही नहीं की जा सकती है तो इसमें समर्थन और विरोध की बात कहां है। आप अपनी मर्जी से वोट दो और अपनी मर्जी से वोट तो राधा कृष्णन को ही मिलने वाला है। इसलिए जो 22 सांसद लोकसभा में ये डीएमके के हैं और 10 राज्यसभा में, यानी 32 वोट उसके पास है, उसमें से अगर 5 वोट भी ये विपक्ष के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर वोट जा रहा है ये सीपी राधा कृष्णन के पास। तो जो स्थितियां बदली है, चाहे बीजू जनता दल हो या अन्ना द्रमुक हो या वाईएसआरसीपी हो या फिर दूसरी छोटी पार्टियां हो या यूबीटी और एनसीपी हो शरद पवार वाली, ये सारी पार्टियां जो है अभी से ही पलटने लगी है और तकरीबन 48 सांसद जो कि वोट देने वाले थे विपक्ष के कैंडिडेट की तरफ, जिसकी काउंटिंग राहुल गांधी कर रहे थे, ये सारे अब राधा कृष्णन के पक्ष में हैं मोदी के एक दाव से। और अभी तो आखिरी दाव चलना बाकी है जिसमें एक एक फोन जाने के बाद कई पार्टी के नेता पलटने वाले हैं। कांग्रेस में तो स्थिति स्पष्ट है कि मनीष तिवारी हो या शशि थरूर हो, शशि थरूर को तो राहुल गांधी काउंट ही नहीं करते अपने पार्टी के सांसद के तौर पर कि वो चाहे वोटिंग हो लोकसभा में या राज्यसभा में या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, जब तक मजबूरी नहीं होगी, व्हिप जारी नहीं होगा, तब तक वो शशि थरूर साथ नहीं आएंगे। और वो तो इतना तक बोल दिए हैं कि अगर व्हिप भी जारी किया जाएगा तो फिर कई बहाने हैं बाहर जाने के और उस समय भी वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखने से मना कर दिया कि कांग्रेस के एजेंडे पर हम बात नहीं रख सकते, और उसी तरह से ये शशि थरूर के साथ केरल कांग्रेस के भी कुछ सांसद हैं, क्योंकि ये केसी वेणुगोपाल के साथ नहीं रहेंगे। इस मामले में वो उपराष्ट्रपति चुनाव में कभी नहीं चाहते कि ये राहुल गांधी के एजेंडे के कारण एक हारने वाले कैंडिडेट के साथ खड़े रहे, क्योंकि इनको लगता है कि बिना लड़े हुए हम अगर सरेंडर करते हैं तो हमारी फजीहत होगी, क्योंकि हम लड़ नहीं पाए। लेकिन उससे भी बड़ी फजीहत होने वाली है इन लोगों को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी तो नॉमिनेशन खत्म हुआ है, इसके बाद चुनाव प्रचार होगा और हर दिन विपक्ष के खेमे में एक एक दरार पड़ेगी, जिसके बाद राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि ऐसे मौके पर चुनाव लड़ना भी चाहिए या फिर सरेंडर करना ही जीत मानी जा सकती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।